हम सब जानते हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। जरा सोचिए, हमारे परिवार से लेकर ऑफिस की टीम और दोस्तों तक, हम हमेशा ग्रुप्स से घिरे रहते हैं। ये ग्रुप्स ना एक अनदेखे धागे की तरह हमारे फैसलों, हमारे बर्ताव और यहाँ तक कि हमारी पहचान को भी शक्ल देते हैं। तो चलिए, आज इसी के मनोविज्ञान को समझते हैं कि आखिर एक ग्रुप होता क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे कभी-कभी एक साथ रहने की यही चाहत खतरनाक भी बन सकती है। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। लोगों के जमावड़े और एक असली ग्रुप में क्या फर्क है? मतलब, क्या सड़क पर खड़े कुछ लोग एक ग्रुप हैं? या फिर स्टेडियम में मैच देख रहे दर्शक? कब कुछ लोग सिर्फ एक भीड़ से बढ़कर एक ग्रुप बन जाते हैं? देखिए, इन तस्वीरों में फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक फुटबॉल टीम, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, हर खिलाड़ी एक दूसरे पर निर्भर है और सबका एक ही मकसद है, जीतना। और दूसरी तरफ हैं दर्शक, लोगों की एक भीड़ जो एक ही जगह पर तो है, लेकिन उनमें आपस में कोई जुड़ाव या निर्भरता नहीं है। एक असली ग्रुप है और दूसरा सिर्फ एक भीड़। मनोविज्ञान में ग्रुप की एक बहुत साफ परिभाषा दी गई है। ये सिर्फ लोगों का इकट्ठा होना नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सोशल यूनिट है जहां हर सदस्य एक पजल के टुकड़े की तरह फिट होता है। यहाँ तीन शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं: ऑर्गेनाइज्ड, एक दूसरे पर निर्भर और सबका एक ही मकसद। चलिए, इन जरूरी चीजों को थोड़ा और खोलकर समझते हैं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। किसी भी ग्रुप के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक साझा पहचान, एक हम की भावना, फिर आते हैं कॉमन गोल्स जैसे कि मैच जीतना। इसके बाद है एक दूसरे पर निर्भरता, अगर डिफेंडर से कोई चूक होती है तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है ना? वो आपस में बात करते हैं, सबकी अपनी एक भूमिका है, कोई कैप्टन है, कोई स्ट्राइकर, कोई गोलकीपर, और कुछ ऐसे अलिखित नियम भी होते हैं जिनका हर कोई पालन करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ग्रुप क्या होता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इंसानों को ग्रुप में शामिल होने की इतनी गहरी जरूरत आखिर महसूस होती क्यों है? असल में इसके पीछे कुछ बहुत ही बुनियादी और मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी वजह है सुरक्षा। देखिए, अकेले होने पर इंसान खतरा महसूस करता है, लेकिन एक ग्रुप में होने से हमें एक तरह का आराम और बचाव महसूस होता है। हम ज्यादा शक्तिशाली महसूस करते हैं, ये जानते हुए कि कोई तो है जो मुश्किल में हमारा साथ देगा। अगला कारण है स्टेटस, यानी प्रतिष्ठा। जब कोई किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा होता है जिसे समाज में इज्जत से देखा जाता है, जैसे कोई नामी कंपनी हो या कोई सफल टीम, तो उसे भी सम्मानित महसूस होता है। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और समाज में उसकी एक हैसियत बनती है। ये प्रतिष्ठा से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा पर्सनल है। किसी सम्मानित ग्रुप का हिस्सा होना हमारी अपनी नज़रों में हमारी कीमत बढ़ाता है। यह हमें एक पॉजिटिव सोशल आइडेंटिटी देता है जो सीधे सीधे हमारे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाता है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल वजह, कुछ लक्ष्य इतने बड़े और मुश्किल होते हैं कि उन्हें अकेले हासिल करना नामुमकिन है। चाहे एक बड़ी कंपनी बनानी हो या कोई सामाजिक बदलाव लाना हो, इन सब के लिए एक ग्रुप की सामूहिक शक्ति और हुनर की जरूरत पड़ती ही है। ग्रुप्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते, वो समय के साथ बदलते हैं, विकसित होते हैं। एक इंसान की तरह ही एक ग्रुप का भी अपना एक लाइफ साइकिल होता है, जो कुछ जाने पहचाने स्टेज से होकर गुजरता है। मनोवैज्ञानिक ब्रूस टकमैन ने इस सफर को 5 स्टेज में समझाया है। पहला है फॉर्मिंग। ये वो हेलो हाय वाला दौर है जहां उत्साह तो बहुत है पर थोड़ी घबराहट भी। फिर आता है स्टॉर्मिंग का तूफानी दौर, जहां विचारों का टकराव होता है, कंट्रोल के लिए संघर्ष होता है। अगर ग्रुप इससे निकल जाता है तो वो नॉर्मिंग स्टेज में पहुंचता है, जहां नियम बनते हैं और एकजुटता की भावना पैदा होती है। चौथा स्टेज है परफॉर्मिंग, जब ग्रुप एक मशीन की तरह अपने लक्ष्य की ओर काम करता है। और अंत में जब काम पूरा हो जाता है तो आता है एडजर्निंग का स्टेज और ग्रुप अलविदा कहता है। और हाँ, जैसे जैसे कोई ग्रुप इन स्टेज से गुजरता है ना, वो अपने अंदर एक अनदेखी, एक अदृश्य संरचना बना लेता है। यही संरचना तय करती है कि कौन क्या करेगा और कैसे बर्ताव करेगा। चलिए इसके मुख्य हिस्सों को समझते हैं। इस स्ट्रक्चर के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है रोल्स या भूमिकाएं। हर सदस्य से एक खास तरह के बर्ताव की उम्मीद की जाती है। दूसरा है नॉर्म्स। ये ग्रुप के वो अनलिखे नियम हैं जो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। और तीसरा है स्टेटस। ग्रुप के अंदर हर सदस्य की एक रैंक होती है जो शायद अनुभव या विशेषज्ञता के आधार पर तय होती है। ग्रुप में एकता और एकजुटता एक अच्छी बात लगती है ना, लेकिन क्या होता है जब यही एकजुटता और आपसी सहमति बनाए रखने का दबाव इतना बढ़ जाए कि वो एक कमजोरी बन जाए?
यहीं हम ग्रुप साइकोलॉजी के एक अंधेरे पहलू में आते हैं, जिसे कहते हैं ग्रुप थिंक। ये सवाल ना वाकई परेशान करने वाला है। इतिहास गवाह है कि कैसे एक्सपर्ट्स और बुद्धिमान लोगों के ग्रुप्स ने मिलकर ऐसे फैसले लिए जो बाद में भयंकर आपदा साबित हुए। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब है ग्रुप थिंक। ये शब्द मनोवैज्ञानिक इरविंग जेनिस ने दिया था। ये तब होता है जब ग्रुप में सहमत होने की इच्छा इतनी हावी हो जाती है कि सदस्य सही गलत सोचना ही छोड़ देते हैं। वो मुश्किल सवाल पूछने से कतराते हैं और अलग राय रखने वाले खुद ही चुप हो जाते हैं ताकि ग्रुप की शांति भंग ना हो। ये जो बात है ना, ये ग्रुप थिंक की पूरी कहानी कह देती है। ग्रुप के लिए सही होना उतना जरूरी नहीं रह जाता जितना एकमत होना। असहमति को ग्रुप के प्रति वफादारी में कमी के तौर पर देखा जाने लगता है और धीरे धीरे तर्कसंगत सोच सामंजस्य की चाहत के नीचे दब जाती है। इसका एक क्लासिक और दुखद उदाहरण वियतनाम युद्ध को लेकर अमेरिकी सरकार के फैसले हैं। राष्ट्रपति जॉनसन के सलाहकारों का ग्रुप इतना एकजुट था कि उन्होंने उन सभी चेतावनियों और सबूतों को नजरअंदाज कर दिया जो बता रहे थे कि ये युद्ध एक विनाशकारी गलती होगी। नतीजा, जैसा हम सब जानते हैं, बहुत दुखद था। तो क्या इस खतरनाक जाल से बचने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। सबसे जरूरी है एक ऐसा माहौल बनाना जहां अलग राय को दबाया ना जाए, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाए। बाहरी लोगों से सलाह लेना, हमेशा एक प्लान बी पर विचार करना और किसी को डेविल्स एडवोकेट की भूमिका देना, मतलब जो जानबूझकर योजनाओं की कमियां निकाले, ये सब बहुत मददगार हो सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ग्रुप्स हमारी जिंदगी का एक बहुत शक्तिशाली और ज़रूरी हिस्सा हैं। वो हमें सुरक्षा, पहचान और लक्ष्य हासिल करने की ताकत देते हैं, लेकिन उनके अपने खतरे भी हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर ज़रूर सोचिएगा। हमारी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी ग्रुप्स में, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हों या साथ काम करने वाले, वो कौन से अनलिखे नियम हैं जो हर दिन हम सबके बर्ताव को दिशा देते हैं?